नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन अब कमजोर पड़ने लगा है। लाल किले की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सिंगू बॉर्डर से सटे गांव के लोगों ने किसान आंदोलन का विरोध करते हुए बॉर्डर को खाली करने की मांग कर दी है। वहीं शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति दिखाई दी है। टिकरी बॉर्डर पर भी हलचल बढ़ गई है। तो बड़ी खबर यह भी है कि योगी सरकार ने प्रशासन को धरने को खत्म कराने के आदेश दे दिए हैं। लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रशासन आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पहुंचा है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। टिकैत ने यह भी कहा है कि हम गोली और लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर की हलचल को दिखाते हैं और राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया को सुनाते हैं और उसके बाद बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए राकेश टिकैत जो है, राकेश टिकैत हमारे साथ में है। टिकैत जी आप रो क्यों रहे हैं? टिकैत जी आप रो क्यों रहे हैं? भाई प्लीज और भी लोग हैं। क्या देखिए करना चाहते हैं नहीं होगा। ये देश ये 5 लाख टैक्स मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बादी आज अचानक क्या होगा? आज अचानक वापसी होगा। आज अचानक क्या होगा? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी किसान को बर्बाद करने पड़ेगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रो क्यों रहे हो? टिकैत जी आप रो क्यों रहे हो? आप खाली क्यों नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं मेरे किसान को मारने की कोशिश तो गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। प्रशासन और किसान आमने सामने, वो तस्वीरें भी राकेश टिकैत एक बार फिर से आप देख रहे हैं, रोते हुए भी आज नजर आए हैं कि किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं खत्म करने की जो साजिश है वो रची जा रही है, लेकिन हम अंतिम सांस तक यहीं पर रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे और मैं प्रशासन से, पुलिस से नहीं डरता हूं, ये बात भी कही गई है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कुछ 26 जनवरी को हुआ उसके बाद निश्चित तौर पर इसको लेकर के सवाल उठने लाजमी थे और वो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसका असर अब आप देखिए आंदोलन के ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया है क्योंकि कई किसान संगठन ऐसे हैं जो कि पहले ही किनारा कर चुके हैं और अब तो गाजीपुर बॉर्डर चलेंगे। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है। ये जो रास्ता था, ये जो मेन रास्ता है, जो दिल्ली से गाजियाबाद अगर आप आते हैं तो उस रास्ते को ही आप लेंगे। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। सामने आप पुलिस फोर्स को देखिए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, आप इनकी तादाद देखिए। सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पुलिस है वो इस समय मौजूद है। जो वज्र वाहन की जो गाड़ियां हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है, यानी अगर यहाँ से कोई बाहर निकलना चाहे तो वो नहीं निकल सकता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ वहां तक आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी। आरपीएफ है, यूपी पुलिस है। आप ऊपर की तरफ देखिए, ये मेन हाईवे है जो NH9 कहा जाता है, फ्लाईओवर के ऊपर का हिस्सा है। ये भी शाम तक खुला हुआ था। सामने देखिए, जहां भी आप देख रहे होंगे राजू, हर तरफ आपको जो पुलिस के लोग हैं वो नजर आएंगे। ठीक यहाँ से पीछे की तरफ, राजू मैं आपको अंदर की साइड लेके जाता हूँ, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। ये जो रास्ता है इसको बंद किया गया था, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, इसको भी बैरिकेड कर दिया गया है। अमूमन ये बैरिकेड खुला रहता है, लेकिन इसको भी पूरी तरह से बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है। और हर तरफ आपको जो पुलिस के जवान होंगे वो नजर आएंगे। कुछ टेंट अस्थायी तौर पर जो लगाए गए थे, जिनको कहा गया था सुबह कि वो सफाई करने के लिए हटाए गए हैं, वो देखिए वो यहाँ पर हैं। टेंट हटा दिए गए हैं। जो ट्रैक्टर्स हैं
अब धीरे धीरे ये जो बॉर्डर के पास का हिस्सा है वहां पर आए हैं, यानी ये धीरे धीरे अब मूव करने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक सामने देखिए जो ट्रैक्टर है ये कभी भी चलने की तैयारी में है। सामान को पूरी तरह से पैक कर लिया गया है यहाँ पर, और जैसे ही ऊपर से अगर कोई आदेश आता है तो वो आगे की तरफ चलेंगे। ये वो हिस्सा है जो प्रदर्शन की जगह है। राकेश टिकैत से मैंने बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम प्रदर्शन जारी रखेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये वो इलाका है जहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर कई सारे जो ट्रैक्टर हुआ करते थे जिसमें प्रदर्शनकारी थे वो सारे ट्रैक्टर अब यहाँ से जा चुके हैं। जो संख्या है वो कम होती जा रही है। ये वो जगह है जहाँ पर ट्रैक्टर्स खड़े होते थे, पहले की तुलना में अब यहाँ पर ट्रैक्टर्स कम नजर आएंगे। ठीक उसी तरह आप सामने देखिए, ये देखिए ये ट्रैक्टर्स में सारा सामान जो है वो बंद के रखा जा रहा है, पैकिंग की जा रही है। जो चारपाई है उसको रखा जा रहा है। ताऊ कहाँ रख रहे हो, जा रहे हो? जिला अमरोहा समरपाल सिंह मंजी, बताओ क्या कहते हो? ये क्या सारा पैकिंग कर रहे हो आप? हमारा है। अच्छा, हमारा हम लाए हैं, लेके जाओगे आप? हाँ, लेकर ना जाए और जाए छोड़ जाए। अच्छा, तो जा रहे हो आप सारे लोग? अच्छा, ये पैकिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें भी कई ऐसे लोग हैं राजू जो कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं वो रुकेंगे। सामने देखिए, आप जिधर भी देखेंगे धीरे धीरे ही सही जो पैकिंग है वो शुरू हो रही है। राकेश टिकैत का साफ कहना है कि गोली खा लेंगे लेकिन वो प्रदर्शन की जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक, आप ये सामने वाला रास्ते देखिए, अगर आप NH9 पर फ्लाईओवर नहीं लेते हैं, आप सीधा आ रहे हैं नोएडा होते हुए, अगर आपको दिल्ली जाना हो तो आप इसी रास्ते से ऊपर की तरफ आएंगे। ये जो आप खाली हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर टेंट हुआ करते थे। ये कई लोग अब जो टेंट है उसको निकाल कर चले गए हैं। ज़्यादातर जो जगह हैं वो आपको खाली यहाँ पर दिखाई देंगी। लोग अब पहले की तुलना में कम नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैकिंग कर रहे हैं सामान की, और यही वजह है कि टेंट में आपको लोग कम नज़र आ रहे होंगे। कई जगह आप देखेंगे राजू जो हिस्सा है वो यहाँ पर देखिए खाली है। जहाँ पर टेंट हुआ करते थे उन जगहों को खाली किया गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ कहा है कि वो यहाँ पर रहेंगे और प्रशासन को अगर हटाना है तो वो हटा सकते हैं, गोली चलाना हो तो वो चला सकते हैं। ये वो रास्ता है जो सीधा NH9 पर जाता है, और यही रास्ता जो मंच है जहाँ पर राकेश टिकैत इस समय बैठे हुए हैं वो वहाँ भी जाता है। इसी रास्ते से होते हुए आप मंच की तरफ भी जाएंगे और यही रास्ता आपको आगे खोड़ा कॉलोनी की ओर भी लेकर जाएगा। राकेश टिकैत ने ये बिल्कुल साफ कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों को यहाँ पर अरेस्टिंग की बात थी और उसके बाद ये कहा गया हमसे कि आप अरेस्टिंग कर लीजिए, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि जो उनके साथ लोग हैं कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। ये भी देखिए, यहाँ भी एक टेंट था, टेंट को हटा दिया गया है। ये देखिए ये त्रिपाल जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ पर टेंट था। ये भी देखिए अस्थायी तौर पर जो टेंट है उसे भी अब यहाँ पर डिसमेंटल किया जा रहा है। और भी मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए सामने की तरफ ज़्यादातर जो जगहें हैं अब गाजीपुर में जैसे जैसे जी तो आशीष हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ठीक है, चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे, सवाल पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का सवाल यह है कि आंदोलन वाले बॉर्डर पर आखिर आज रात क्या होगा और किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश आखिर किसकी है। यह अपने आप में बेहद अहम सवाल है और आज इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि आज की रात आप मान सकते हैं कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश किसकी है और ग्रामीणों के विरोध के आगे क्या अब ये मान कर चला जाए कि आंदोलन टिक पाएगा? ये बड़ी बहस के सवाल हैं। ग्रामीणों के विरोध के आगे क्या ये आंदोलन टिक पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज अभी जो स्थिति बन रही है उसमें रात भर में क्या डेवलपमेंट होता है ये भी अभी आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी चूंकि गाजीपुर पर ही मौजूद थे। और अब चर्चा में सीधे आगे बढ़ते हैं,
कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं नेलो पार्टी। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और किसान नेता भी हमारे साथ केदार सिरोही जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। अभी तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं गाजीपुर में जो स्थितियां बन रही हैं, सीधे तौर पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो चाह रहे थे, जो षड्यंत्र रचना चाह रहे थे या सरकार चाह रही थी कि आंदोलन समाप्त हो, उसमें अब कामयाब होते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। ये आरोप किसान संगठन लगातार लगा रहे हैं। राकेश टिकैत भी इसको दोहरा रहे थे आज। क्या समझा जाए? जी आयुष, ऐसा है, जिन लोगों ने अपनी हरकतों की वजह से देश को शर्मसार किया, वो लोग अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर अपनी तुच्छ राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि जिस तरह से इन एजेंडाधारियों ने अपने एजेंडे के तहत 26 जनवरी के दिन पूरे देश को शर्मसार किया और देश की जनता ने इसको देखा, देश के किसान ने देखा। देश का किसान, जो असली किसान, जिसको झूठ बोल के, भ्रम में डाल के, इन कानूनों की गलत व्याख्या करके यहाँ पे लाया गया था, वो खुद ब खुद इन एजेंडाधारियों के एजेंडे को समझ गया और उसने घर वापसी का रास्ता अपना लिया। लगभग हर बॉर्डर से किसान, जो सही किसान था, जो असली किसान था, इन एजेंडाधारियों के एजेंडे को समझते ही वापसी के लिए निकल गया। किल्ला बॉर्डर खाली हो गया, पलवल बॉर्डर खाली हो गया और कई जगह, जैसे आप भी दिखा रहे थे, ग्रामीण खुद आ गए और उन्होंने आके प्रदर्शन किया, चेतावनी दी। जैसे रिवाड़ी के अंदर ग्रामीणों ने आगे कहा कि भाई आप बॉर्डर खाली कर दीजिए। सिंगू बॉर्डर पे ग्रामीण आए कि आप बॉर्डर खाली कर दीजिए। पानीपत में बस्तड़ा टोल पे ग्रामीण आए कि आप बॉर्डर खाली कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही इनकी असलियत, हालांकि जब से ये आंदोलन चल रहा था, लगातार चर्चा में हम इनकी असलियत बताते थे और जब भी हम ये बोलते थे कि इस आंदोलन में माओवादी घुस गए हैं, इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस गए हैं, ये आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलन है, तो हमारे विपक्षी मित्र तुरंत विधवा विलाप करना शुरू कर देते थे। तुरंत ये बोलना शुरू कर देते हैं, देखिए साहब, किसानों को अलगाववादी कह रहे हैं, किसानों को माओवादी कह रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हुआ, उसने सबको आईना दिखा दिया कि हम जो उस वक्त बोल रहे थे वो सच्चाई सामने आ गई और देश की जनता ने, देश के किसान ने सच्चाई को देखते हुए तुरंत ये निर्णय लिया कि इन लोगों का आंदोलन खत्म होना चाहिए, इनको यहां से उठना चाहिए। आपने खुद ये बताया कि 2 किसान संगठन तो कल ही आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले गए थे। और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आयुष, हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने आते थे राजेश भैया जी और उनकी खाप के प्रधान सुरेंद्र भैया जी। मैं उनका आज बयान पढ़ रहा था। उन्होंने ये बात कही कि सर्व खाप पंचायत करके इस आंदोलन से समर्थन वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि इन एजेंडाधारियों का जो एजेंडा सामने आया, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। उनका बयान आज ही पढ़ रहा था। लेकिन एक बात जो हुई आयुष इस आंदोलन के अंदर, कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई। कांग्रेस बेनकाब इस तरह से हुई कि आज वायनाड में राहुल गांधी बोल रहे थे कि साहब देखिए, ज्यादातर किसानों को इन कानूनों का पता नहीं है। इसी बात का तो आपने फायदा उठाया, आपने झूठ बोला, भ्रम फैलाया, किसानों के अंदर गलत फहमियां पैदा की। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान पढ़ रहा था 27 तारीख को, आयुष, हैरानी होगी बयान सुन के कि मैंने इससे शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? अरे 26 जनवरी को पूरे देश को शर्मसार कर दिया। पुलिस कर्मियों पे तलवारें चली, भाले चले, फरसे चले और जेसीबी मशीनों से बसें तोड़ी गई। दिल्ली की सड़कों पे तांडव हुआ और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इससे शांतिपूर्ण आंदोलन मैंने नहीं देखा। इससे पता लगता है जो हम कह रहे थे कि ये जो विपक्षी राजनीतिक दल है। प्रवीण अत्रे जी, ये सवाल मैं कल भी आपसे पूछ चुका हूं, मैं फिर पूछूंगा। सब कुछ उपद्रव होता रहा और आप लोग क्या करते रहे? आयुष, आपका सवाल मैंने सुना, दोबारा रिपीट करेंगे? ये उपद्रव होता रहा, आप लोग क्या करते रहे? ये सवाल तो कल भी मैंने पूछा था, आज फिर मैं पूछूंगा। आपकी सारी बात सही है कि भाई जो हुआ वो देश को शर्मसार करने वाला है, लेकिन शर्मसार आपने कैसे होने दे दिया प्रवीण अत्रे जी? आयुष, कल भी अब जब हम चर्चा कर रहे थे आपने यही सवाल पूछा था और बाकायदा दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया था। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस सवाल का मेरी तरफ से जवाब देना कोई नहीं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी भाई, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्योंकि शर्मसार करने वाले देश को वो आप पर हावी हो गए ना, मैं ये मान के चलता हूं यहां से।
आपका तंत्र उसके सामने विफल हो गया, आप उनके सामने बौने हो गए, क्योंकि देश तो शर्मसार हुआ ना, ये तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं, आप नहीं रोक पाए क्योंकि कमान आपके हाथ में है। प्रवीण अत्रे जी, इस समय ड्राइविंग सीट पर आप हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं आयुष जी, एक पहलू को आप मुझे ध्यान लगता है शायद नहीं देख रहे, मैं आपका ध्यान दिला देता हूं। राकेश टिकैत रो रहे थे, अभी आप दिखा रहे थे जिस व्यक्ति। चलिए प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगा। टिकरी बॉर्डर का मैं अभी रुक करूंगा क्योंकि देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ वहां से सीधे जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, बहुत जल्दी से बताएं, अपडेट क्या है आपके पास? कम नजर आए, हालांकि कुछ किसान हैं वो जरूर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस संख्या में किसान आते थे, इस वक्त मैं पीछे किसानों का जो टेंट है उसी की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि जो लोगों की संख्या है, किसानों की संख्या है, वो बहुत कम नजर आ रही है। जबकि इस वक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ भाषणबाजी हुआ करती थी नेताओं के, और जो स्टेज है वो पूरी तरह से खाली है, और आसपास भी जो किसान है वो नजर कम आ रहे हैं, और अपने जो टेंट इन्होंने लगाए हुए हैं, जो ट्रैक्टर हैं, उसी के अंदर किसान हैं। आज ये देखने को मिला, और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जब देर शाम यहाँ पुलिस की जो संख्या है, जवानों की संख्या है, CISF हो, BSF हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, तमाम जो जवान हैं उनकी संख्या यहाँ बढ़ाई गई थी, और उसके बाद सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो जिस तरह से गाजीपुर में जो निर्देश जारी किए गए, तो उसके बाद यहाँ भी किसी तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जवानों की संख्या है यहाँ पूरी तरह से उसी तरह से रखी गई है, उन्हें पीछे रखा गया है, क्योंकि इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वो करीब मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है, यानी कि जो टेंट लगाया हुआ है किसानों ने वो 1 किलोमीटर अंदर है। उसके बाद वहाँ फोर्स को रखा गया है, और आगे जिस तरह से रोजाना सुरक्षा बढ़ाई रखी जाती है, उसी तरह से यहाँ सुरक्षा में जवान तैनात है। और कोशिश कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से दूसरे बॉर्डर्स पर जो हलचल देखने को मिली, उसके बाद से किसान नेताओं के खिलाफ जो 26 जनवरी को हिंसक घटना हुई, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए, तो उसके बाद सीधे तौर पर पुलिस भी सख्ती बरती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह की क्योंकि हरियाणा पुलिस से भी लगातार दिल्ली पुलिस, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से चर्चा में मैं लौटता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, एक तरफ तो आप लोग ये कह रहे थे कि देश का, आप देखिए, एक किसान जान चुका है कि इस कानून के अंदर क्या है, और इसलिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन राहुल गांधी आज वायनाड में ये कह रहे थे कि अधिकतर किसान ऐसा है जो जानता ही नहीं है। ये कंफ्यूजन क्यों है? और इसके अलावा जो हो रहा है, क्या ये मान के चला जाए कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए आंदोलन का हश्र आज ये हुआ? आयुष जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अहिंसा का विरोध करती है। जो दिल्ली के अंदर हुआ लाल किले पर, उसकी निंदा करती है। मगर जो सरकार की जो पॉलिसी थी शुरू से ये रही है कि भाई को भाई से भिड़ाना, देश के अंदर दंगे फुलवाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, जाट को नॉन जाट से लड़वाना, ये दीपू सिंधु जो है बीजेपी का एजेंट है। और एक दिन पहले 25 तारीख को उसे पूरा भाषण मंच के ऊपर दिया भी हमने दिल्ली पे फतेह करनी है। ये देखिए, आज 65 दिन, आज भी 65 दिन हो गए। सरकार की नीयत ठीक होती तो ये आंदोलन नहीं होता। ये देखिए, आपके सामने 65 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार किसकी है केंद्र के अंदर? मतलब ये किसान कैसे लाल किले तक पहुंचे? CID कहां गई केंद्र सरकार की? IB कहां गई? कहते हैं जी किसानों ने, आप एक किसान इतना लंबा रूट तय करके, 20 किलोमीटर का रूट तय करके लाल किले पे पहुंच जाते हैं। ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। मतलब इन्होंने क्या सोच रखा है? पूरी तरह से सरकारी तंत्र फैल है, और सरकार को अपनी जुबानी लेनी चाहिए। सरकार को अपनी जुबानी से भागना नहीं चाहिए। ये अपनी कमियों को, अपनी विफलता पर विपक्ष का पर थोपना। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, सरकार कैसे जिम्मेदारी लेगी? आप एक तरफ तो ये भी कर रहे हैं कि ये इनकी अपनी सोची समझी रणनीति है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी भी ले लें। ये तो वैसी ही बात हो गई कि देश का किसान जान गया है कि इस कानून के अंदर क्या है। फिर राहुल गांधी आज कहते हैं जाके वायनाड के अंदर कि देश का अधिकतर किसान ऐसा है जिसको इस कानून के बारे में पता ही नहीं है। अगर ये षड्यंत्र रच रहे हैं तो ये जिम्मेदारी लेंगे क्या कभी, बजरंग दास गर्ग जी? ये बिल्कुल आयुष जी, बिल्कुल आपकी बात में सच्चाई है। जो आप कह रहे हैं वही मैं जनता को बताना चाहता हूं। देश की जनता जानती है किस प्रकार इन्होंने हरियाणा को जलाने का काम किया, किस प्रकार इन्होंने हिंदू मुस्लिम की मुद्दे उठाए, किस प्रकार किसानों को भड़काने के लिए टुकड़े टुकड़े गैन
तो बजरंग दास गर्ग जी कहाँ हैं आप लोग? भाई समझाइए जाकर के, पहले कम से कम उन किसान संगठन को समझा दीजिए जो अलग हो जा रहे हैं, जो 60 दिन से साथ में बैठे रहे, जो 6 महीने से साथ में लड़ाई लड़ते रहे, जो 11 दौर की वार्ता में गए, आज वो किसान संगठन अलग हो रहे हैं। एक घटना इतनी बड़ी हो गई है कि वो किसान संगठन अलग अलग रुख पर और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर चुके हैं। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना। वो जो किसान संगठन है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है? बिल्कुल ठीक बात कही जी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब देखिए जो दोषी है टीपू सिंधुवर के लोग, उनको तो सरकार बचा रही है। जो लाल किले पर झंडा फहराने के समय वहां खड़े हैं और वो खुद कह रहे, आज उसमें देखो बयान पड़ा है, बोला हम किसान संगठन के साथ हैं और आंदोलन में हम साथ थे और साथ हैं, और आज भी बोल रहा है। वो सरकार की सोची समझी साजिश है। हर आंदोलन के अंदर सरकार अपने ठीक है, चलिए ये बात आप बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये आपको साबित भी करना होगा ना। सोची समझी साजिश है, बाकायदा पूरे तथ्यों के साथ इसको साबित करिए और जनता के बीच में लेकर के जाइए, क्योंकि कहने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं। अमनदीप केसरी जी, जो हुआ है क्या उसका असर पड़ गया किसान आंदोलन के ऊपर? क्योंकि तस्वीरें कुछ इसी प्रकार की हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल। अमनदीप केसरी जी, ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, देखिए समय थोड़ा सा मेरे पास कम रहता है, मैं सबका एक एक रिएक्शन पहले ले लेता हूं, मैं आऊंगा अभी आपके पास। अमनदीप केसरी जी, असर हुआ है क्या 26 तारीख का आंदोलन पर? आयुष जी, जो है किसान, जो सरकार की साजिश थी किसानों को उठाने के लिए, और वो ये पूरी सोची समझी साजिश की सरकार ने की है। जितना बल प्रयोग वो आज दिखा रही है तीनों जगह पे आंदोलन को खत्म करने के लिए, क्या ये बल प्रयोग 26 जनवरी को नहीं था सरकार के पास? वो इसलिए दिखा रही है। अभी मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इसमें आतंकवादी घुसे हुए हैं, खालिस्तानी घुसे हुए हैं, माओवादी घुसे हुए हैं। तो क्या सरकार की इंटरनल एजेंसी 65 दिन तक माओवादी आतंकवादी बैठे रहे और उनको आने दिया? जैसे मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बताया कि भाई ये उनको 20 किलोमीटर तक आने दिया, तो सरकार की एजेंसियों ने क्यों आने दिया? कल को ये इल्जाम जो है जो कांग्रेस की सरकार पे लगाते थे भाजपा के नेता कि भाई ये तो आतंकवादी हमले हो गए, इन्होंने क्यों आने दिया? ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश है आंदोलन को खत्म करने। लेकिन अमनदीप केसरी जी, जब तक ये घटना घटित हुई नहीं उसके पहले तक तो कोई भी नहीं बता पा रहा था ना कि ये आतंकवादी हैं, कि किसान हैं, कि माओवादी हैं, कि कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं। और जब तक झंडा दूसरा फहराते नहीं, कोई कार्रवाई अगर उनको रोकने के लिए भी सख्ती के साथ की गई होती, तो क्या इनेलो की तरफ से सवाल प्रवीण अत्री जी से नहीं पूछा जाता कि किस बिना के ऊपर इनके ऊपर इतना सख्ती से इनके साथ पेश आया गया? क्योंकि ये सवाल तो आप लोग इससे पहले भी उठाते रहे हैं। ये तो तब साबित हो रहा है ना, ये तो तब आप लोग कह रहे हैं कि जो हुआ वो निंदनीय है क्योंकि झंडा फहरा दिया गया। उससे पहले तक की घटना को लेकर के भी अगर उसको कोई सख्त एक्शन लिया गया होता, तब अमनदीप केसरी जी आपका सवाल दूसरा होता, इसको स्वीकार करिए। ये तो मेरा क्या आपका भी सवाल होता। पूरी दुनिया में जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है जिन देशों के अंदर, उनके अंदर ये सवाल वाजिब है कि जो कोई शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है, अगर उस पर लाठियां बांध देगी सरकार, तो ये तो हर एक का सवाल होगा। इसीलिए तो इसी सवाल से बचने के लिए तो इन्होंने षड्यंत्र रचा। मैं आयुष जी आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या एक आम आदमी 70-80% जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद होंगे, क्या वो प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ इस तरह से मीटिंग कर सकते हैं जिस तरह से इनका गुर्गा दीप सिद्धू कर रहा है वहां पे? इस तरह की फोटो है उसकी सामने आ रही है। आपने खिंचवाई है कभी प्रधानमंत्री के साथ फोटो? आप बैठे हैं क्या अमित शाह के साथ कभी? कोई आम आदमी जा सकता है? वो कौन जा सकता है? और वो खालिस्तानी, जिसकी विचारधारा खालिस्तानी है, उससे प्रधानमंत्री और अमित शाह क्यों मीटिंग कर रहे हैं भाई? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, और खास करके नहीं। लेकिन अमनदीप केसरी जी भाई देखिए, अगर तस्वीरों पर आप जाएंगे तो पुरानी भी बहुत सारी तस्वीरें बहुत बड़े बड़े नेताओं की कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मिलेंगे जिसका जवाब फिर नहीं होगा किसी के पास। तो ये मान लिया जाएगा कि क्या वो उसी मानसिकता से ग्रसित हैं। इसलिए तस्वीरों से आप मत तुलना करिए। और जिनके साथ उनकी तस्वीरें दिख रही हैं, अमनदीप केसरी जी, जिनके साथ तस्वीरें दिख रही हैं वो सेलिब्रिटी हैं और चले जाते हैं लोग, मुलाकात हो भी जाती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। सवाल इस बात का है कि इसको आपको साबित करना होगा कि कॉन्स्पिरेसी रची गई है, उसके तथ्य लाने होंगे, उसके सबूत लाने होंगे, क्योंकि एक तस्वीर से आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। एक तस्वीर आप रखेंगे, 10 तस्वीर वो रख देंगे, इसलिए तस्वीर वाली चीज यहां पर नहीं चलेगी। तस्वीर के साथ तथ्य बताने होंगे कि कैसे है, उसके सबूत देने होंगे। राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। राजेंद्र जादौन जी, मुझे ये बताइए
कि असर अगर हुआ है इसका तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसान नेता जिम्मेदार हैं या जो षड्यंत्र रच रहे थे कि हाँ आंदोलन कमजोर हो जाए? क्योंकि किसान यही कह रहा है। कौन जिम्मेदार है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अपना निर्देश दिया था कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी थी कि दिल्ली पुलिस को फैसला करना है कि गणतंत्र दिवस परेड किसानों को निकालने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। और जब दिल्ली पुलिस ने अगर फैसला किया है तो उसको सारे पहलुओं पर विचार करना चाहिए था। और यह भी देखा जाना चाहिए था कि अगर वास्तव में माओवादी या कोई और दूसरे जो तत्व हैं अगर उसमें घुसे हुए हैं उपद्रवी और उपद्रव की आशंका है तो वो सोच समझ के उनको परमिशन देनी चाहिए थी। अगर उन्होंने एक बार परमिशन दी है तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि पुलिस जो है आश्वस्त थी कि उसमें कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है, या पुलिस के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर एक मुद्दा इसमें यह भी आया है, कि जो रूट उनको दिया गया था उस रूट पर बैरियर लगे हुए थे और ऐसा लगा कि वो बैरियर लगा के उनकी परेड को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये सारे तकनीकी पहलुओं पर एक बार विचार होना चाहिए। किसी के सिर पर जो है पूरी तरह से दोषारोपण करने की बजाय इन पहलुओं पर विचार होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए राजेंद्र जी मैं आपको रोक रहा हूं, सिंगो बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र ठीक है, मैं उधर का रुख करूंगा क्योंकि हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा देखते हैं उनके पास क्या रिपोर्ट है। अब बहुत सारे किसान जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत कम संख्या में यहाँ पर किसान बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से हम लगातार चलिए चर्चा में फिर से वापस लौटेंगे बहुत जल्दी से। मैं किसान नेता का ही और मैं रुक कर लूंगा। सिरोही जी मुझे ये बताइए कि किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं उसमें पूरा क्लियर हो रहा है कि इस बार किसान आंदोलन में भाजपा का चाल चरित्र चेहरा वो बेनकाब हुआ है पूरे देश के सामने। शांति प्रिय 65 दिन से जो धरना चल रहा था, आप वहां की जनता के पास जाइए जो उस बॉर्डर के ऊपर रुकी हुई है, वहां के लोगों से आप फीडबैक लीजिए कि किसान कितने हमदर्द लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने सेवाभावी लोग हैं। उन लोगों को ये लोग अपनी राजनीतिक गद्दी बचाने के लिए उन्हें बदनाम कर रहे हैं और ये साजिश कर रहे हैं। ये साजिश भाजपा की है, इस सरकार की है, क्योंकि ये किसान विरोधी और कारपोरेट प्रेमी पूरे देश के सामने आ रही थी। ये इससे बचने के लिए ये तरीके का इन्हें खेल खेला है जिससे किसान बदनाम। आप ये बताइए कि आज 65 दिन हो चुका है, 65 दिन में वहां पर कितनी बार इनने बात मानी है, कितनी बार किसानों से बात की। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, इन लोगों की बातों को समझिए। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री है, वो आखिरी वार्ता में क्या कहते हैं कि हमारे पास विज्ञान भवन में अब जगह नहीं है, आगे बात की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब क्या समझ रहे? इनने कोई ना कोई प्लानिंग कर रखी थी, बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। 26 तारीख को मैं आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, कल भी कह रहा था, लाखों लोग आज आपको देख रहे हैं। हमने कौन सा ऐसा गलत काम किया जो सरकार के विरुद्ध था? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि आपका संवैधानिक अधिकार है, धरना दे सकते, दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप जाइए, हम गए। आखिर वो दीप संधू इनका कौन सा लाडला है जो उसको वहां पर ले गए और उस पर आज तक FIR नहीं। दूसरी बात, अंत एक सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं तीनों बॉर्डर पे कितना तनाव किया है। देश की जो जनता है, जो देश का मालिक है, जिसको हम किसान कहते हैं, उसको रात में उठाने, रात में इस तरह का बल प्रयोग करने का ये कौन सी नीति और नीति इनकी पुस्तक में लिखी हुई है, ये हम लोगों को बताए। आज रात में 4 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इतनी ठंड। ठीक है सिरोही जी, ये सवाल तो सरकार के लिए है, ये जनता पर छोड़िए, जनता देख रही है, जनता के सामने तो सब कुछ है ना, जनता इसका फैसला करेगी और उसमें भी अब दिन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सिरोही जी, आपके अपने साथी आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आयुष जी, कोई हमारा साथी नहीं छोड़ के गया है। ये तो सिर्फ 2 लोग थे जो कि उस संयुक्त संगठन में नहीं थे। अभी उनकी आधे से ज्यादा जो संख्या है वो हमारे साथ है। दूसरी बात,
ये भड़काने का काम भाजपा कर रही है। वो जो गांव के लोग थे उसमें 99% भाजपा के लोग हैं। इनको बोलिए फोटो दिखाएं, मैं उन फोटो के आगे ये इनोलो के भाई बैठे हैं हमारे अमनदीप, ये उनके नाम पते और फोन नंबर दे दें कि उनकी भाजपा की जो रसीद कटी है ना 10 रुपए की, वो भी वहां पर ला के दे दे। ये बेभत्स किसान विरोधी है, देश विरोधी है, गांव विरोधी है। ये सिर्फ कारपोरेट के लोग हैं, सिर्फ कारपोरेट को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इनके मन में कोई संवेदना नहीं है, किसान के प्रति कोई इनका सम्मान नहीं है। इस तरीके से लाखों ट्रैक्टर आए, लाखों तिरंगा लगा के देश में घूम रहे थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना भाजपा को बड़ा महंगा। ठीक है, प्रवीण अत्री जी जवाब दीजिए। देखिए आयुषी, मैं ना जिन भाइयों ने जो सवाल किए हैं मैं सबके जवाब दूंगा और उम्मीद करूंगा कि मुझे समय जरूर दिया जाए और कोई बीच में ना चिल्लाए। सबसे पहले मैं किसान नेता से शुरू होता हूं। हालांकि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से इन तथाकथित नेताओं ने देश को शर्मसार किया, ये देश से माफी मांगेंगे, लेकिन बजाय माफी मांगने के झूठ बोलना शुरू किया। पहला झूठ कि दीप सिद्धू पे अभी तक एफआईआर नहीं हुई, जबकि पूरा देश जानता है, मीडिया बार बार चिल्ला के बता रहा है कि दीप सिद्धू पे एफआईआर हो गई है, लखा सिदाड़ा पे हो गई है, और इनके राकेश टिकैत और बाकी जो किसान नेता जिन्होंने धोखा किया, देश को शर्मसार किया, सब पे एफआईआर हुई है। फिर उन्होंने दूसरा झूठ बोला कि साहब देखिए 65 दिन से किसान बैठे थे, सरकार ने बात नहीं की। अरे 11 दौर की बात की सरकार ने, हर बार वार्ता के अंदर आपके संशय को दूर करने के लिए लिखित प्रस्ताव देने की बात की। आखिरी वार्ता में तो कानूनों को 1.5 साल के लिए इंप्लीमेंटेशन रोकने तक को बोल दिया, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तो अड़के बैठे हैं, कानून वापिस लो। कहते जी वार्ता नहीं की। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, दीप सिद्धू, हालांकि कल भी मैंने चर्चा में बताया था कि यासीन मलिक घोषित आतंकवादी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ फोटो, जो पाकिस्तान के जनरल बाजवा उनकी फोटो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। तो क्या मान के चले कि जो जम्मू कश्मीर में अटैक उग्रवादी हमले होते हैं वो कांग्रेस करवाती है, या बॉर्डर से जो इन्फ्लेटेशन होती है वो कांग्रेस करवाती है? अब अगली बात सुनिए, मैंने पहले कहा था बीच में मत बोलना। देखिए आयुष, मैंने पहले कहा था ये चिल्लाएंगे, मैं जानता हूँ इनको। अब मेरी अगली बात सुनिए, इनको चुप कराइए आयुष, मैंने इनको चुप कराइए, जानना चाहती है इनको सच्चा चेहरा। अब अगली सुनिए प्रधान जी, अगली सुन तो लीजिए, अभी आपके पीछे खोलूंगा, सुनिए आप जरा। आयुष इनको चुप करवाइए, पहले चुप कराइए, बोलने नहीं दूंगा इनको पूरी डिबेट में। चुप कीजिए, शांत हो जाए बजरंगदास। आप जिस दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं, उस दीप सिद्धू की फोटो सुनिए आयुष जी, सुन रहा हूं मैं प्रवीण अत्री जी। देखिए बोलना पड़ेगा भाई, बजरंगदास गर्ग जी शांत हो जाए, बजरंगदास गर्ग जी शांत हो जाए। अब आयुष सुनिए, जिस दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं, अरे इनको चुप करवाइए आयुष, मैंने इनकी आवाज म्यूट कीजिए, इनको चुप करवाइए, मैं फिर बात। ठीक है, बजरंगदास गर्ग जी शांत हो जाए, नहीं तो मजबूरन मुझे फिर म्यूट करवाना पड़ेगा। बजरंगदास गर्ग जी के सुनना पड़ेगा, देखिए अपनी बारी आने पर बोलिएगा। बार बार बात कर रहे हैं, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे आ गई है दिग्विजय सिंह के साथ, अंबिका सोनी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ। चेक कर लीजिए दीप सिद्धू की फेसबुक, आपको पता लग जाएगा। यूथ कांग्रेस का वर्कर रहा है वो दीप सिद्धू चिल्ला रहे हैं जिसको आप। और सबसे बड़ी बात क्या कह रहे थे कांग्रेस के मित्र कि आप अहिंसा के खिलाफ हैं। अरे सर, 84 के देखो प्रवीण अत्री जी, अमनदीप जी कह रहे थे कि भाई हम और आप तो नहीं खिंचवा सकते ना प्रधानमंत्री के साथ फोटो, ना ही गृह मंत्री के साथ। प्रवीण अत्री जी आपकी फोटो होनी चाहिए, लेकिन दीप सिद्धू की कैसे है उनके साथ फोटो? ये भी सवाल अमनदीप जी ने खड़ा किया था। मैं जवाब दे रहा हूँ ना अमनदीप भाई, ठीक है, गर्ग साहब थोड़ा शांत हो जाए भाई, थोड़ा धैर्य रखे। देखिए ऐसा है, दीप सिद्धू एक पंजाबी फिल्म एक्टर है जो चुनाव के अंदर सन्नी देओल के चुनाव प्रचार में था। सन्नी देओल ने 6 दिसंबर 2020 को यह कह दिया था कि इस आदमी से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो एक फिल्मी एक्टर था। दीप सिद्धू जब शंभू बॉर्डर पे धरना चला रहा था, जब उसने वहां पे बकवास करनी शुरू की, हम ही लोग थे उसकी आलोचना करने वाले। उस वक्त तो ये मित्र जो कहते थे कि आप उनको खालिस्तानी क्यों बोल रहे हो, यही उनकी तरफदारी में के खड़े हो जाते थे। जब एनआईए ने दीप सिद्धू जैसे लोगों को नोटिस इशू किया, यही लोग थे जो विधवा विलाप कर रहे थे कि देखिए सरकार एनआईए का दुरुपयोग कर रही है। यही लोग थे उस वक्त जो उस वक्त विधवा विलाप करते थे। अगली सुनिए, अब क्या बात करते हो? इनको चुप करवा लो भाई, अब बीच में ना चिल्लाए। मैं इनकी जरा सच्चाई बताना चाहूंगा। प्रवीण अत्री जी, अब आपने ऐसी बात छेड़ दी है, बजरंगदास गर्ग जी इतना शांति से तो नहीं बैठेंगे। देखिए अहिंसा के पुजारियों ने 1984 में दिल्ली में 5000 सिखों का कत्ल कर दिया। और राजीव गांधी का बयान सुनिए कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं जी हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। हमें कहते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। सारा जीवन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके, जात पात की राजनीति करके इस देश को गर्त में डाल दिया था, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
हमने तो एक काम किया, जो किसान भाई थे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार वार्ता की। सरकार ने अब भी कहा कि वार्ता के दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन ये जो एजेंडाधारी है, इन लोगों का एजेंडा ये था कि किसी तरह किसान भाइयों पे बल प्रयोग हो और ये फोटोएं लेके घूमे कि देखिए सरकार ने क्या किया। इनका एजेंडा कामयाब नहीं हुआ, ये इनकी तकलीफ है। ठीक है, चलिए गर्ग साहब, अब गर्ग साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जो चिल्ला रहे हैं, बीच में बोल क्या रहे हो? चिल्ला रहे हैं तो अत्रे जी मैं कह रहा हूँ, सुनिए आयुष जी, आज इनको जवान जो है नहीं, आप ये बताएं दिग्विजय सिंह के साथ फोटो क्यों है दीप सिद्धू की? अंबिका सोनी के साथ क्यों है? राहुल गांधी के साथ क्यों है? प्रियंका गांधी के साथ क्यों है? यासीन मलिक की फोटो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ क्यों है? मुझे ये बताइए जनरल बाजवा की फोटो जो है आपके नवजोत सिद्धू के साथ क्यों है? ये बता दीजिए मुझे। यासीन मलिक तो घोषित आतंकवादी है भाई। चिल्ला चिल्ला के अपने आप को सच साबित करना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये आप लोगों का किया धरा है। आप लोगों ने एजेंडा चलाया, आप लोगों ने किसानों को झूठ बोला, किसानों को बरगलाया, आपका एजेंडा फेल हो गया, अब आप बना रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। देश को शर्मसार करने वाले लोग कम से कम माफी मांगिए देश से, कम देश से माफी मांगिए कि आपने ये कुकृत्य किया है, आपका एजेंडा था, आपने ये हालात पैदा कर दिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हैं, देश का सर शर्म से झुका दिया। पाकिस्तान के अखबार चटकारे ले रहे हैं हमारा, पाकिस्तान का ट्विटर। ठीक है, चलिए आप लोगों की वजह से। ठीक है, चलिए अब आप लोग आपसे आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाए। अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, मुझे लगता है आपके सवाल का भी जवाब दिया प्रवीण जी ने। मैं आयुष जी आपको बताना चाहता हूँ, आप कह रहे थे सबूत। आज रात को जिस तरह का बल प्रयोग सारे बॉर्डरों पे किसानों के खिलाफ हो रहा है, किसानों के ऊपर हो रहा है, क्या इससे बड़ा सबूत होगा कि सरकार का षड्यंत्र नहीं है? रात को बल प्रयोग करने का क्या मतलब है? क्या दिन में नहीं कर सकते? क्या दिन में उनको शांति प्रिय तरीके से जो भी उनसे बात करनी है वो नहीं कर सकते? और दूसरी बात, प्रवीण अत्रे जी खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो दीप सिद्धू को यूथ कांग्रेस का वर्कर बता रहे हैं, फिर कहते हैं कि वो सन्नी देओल का चुनाव उन्होंने देखा और 6 दिसंबर 2020 कितने दिन पहले, आज से केवल 2 महीने पहले मैंने ये कहा, पहले तो शब्दों को सुने और सनी देओल ने खुद ये कह दिया कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। पास कर रहे हैं, लेकिन उनका फेसबुक की बात करो, चेक कर लो उनका फेसबुक। अब सन्नी देओल से इस आदमी का फेसबुक पे चेक करो पहले, आपको पता लग जाएगा वो आदमी क्या है। मेरा आप इनसे फिर से सवाल। इस बीच राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, उधर सीधे रुक कर लेते हैं। ठीक है अमनदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश टिकैत जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे किसानों के साथ में गद्दारी। बीजेपी के लोग लाल किले पे झंडा फहरा के एक भावनाओं को आत्मक रोकने को तो मकसद यही है कि भावनाओं से खेल लो। ये इनकी पूरी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन आओगा, क्या पता आदमी क्या करेगा। कोई बातचीत आगे चल रही है? अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करता है, ये गोली चलाओ हमारे ऊपर, चलाओ गोली। किसान बैठे हैं शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांति से बैठे, गोली चलाओ। राकेश जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई? नंद किशोर गुर्जर का नाम सामने आ रहा है, वो नीचे किसने बताया? नीचे बताया किसने वो थे? तो जो किसान यहाँ से गए थे उन किसानों के साथ क्या कोई घटना हुई है? नहीं, नीचे ही करा, उन्नान का पुल के नीचे जहाँ पे धरना स्थल है, जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आन के करा। पुलिस वालों से कोई बातचीत हुई आप लोग की? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। उसके बाद में अब जब एक अल्टीमेट सहमति बन रही थी, तो आपको लग रहा है कि तरीके से कहें तो नया मोड़ आ गया? क्योंकि आप नहीं, अब हम नहीं जाते, हम दिन में बात करेंगे जो भी करेंगे। एक अल्टीमेटम दिया गया है गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कि आज रात को हम इसको खाली करवा दो। तो आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं, करवा दो ना, बल प्रयोग करके गोली चलाओ, आंसू गैस की गोली। चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। अमनदीप जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। यही कह रहा था जो राकेश टिकैत जी ने अब कहा, और जैसे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि रात को बल प्रयोग, ये कौन सा लोकतंत्र है? कौन सी शांति प्रिय वार्ता है? कौन सा, क्या ये षड्यंत्र का सबूत नहीं है कि रात को बल प्रयोग करवाना? आप आज 28 जनवरी है, कल 27 थी, पूरा दिन था 27 का, आज 28 का पूरा दिन था। ये रात को बल प्रयोग का क्या तरीका है? इससे ज्यादा क्या सबूत, क्या षड्यंत्र चाहिए? और अगर कोई गृह मंत्री से आदमी मिलने जाता है, ऐसे आराम से मुलाकात नहीं हो सकती भाई साहब। कोई ना कोई वहां पर नोन होगा, अपॉइंटमेंट ली होगी बकायदा। गृह मंत्री हर एक कलाकार को नहीं मिलता, बिना वजह के नहीं मिलता। इतना समय है गृह मंत्री के पास? इतना समय है क्या प्रधानमंत्री के पास?
ये खुद कह रहे हैं कि भाई सन्नी देओल का चुनावी एजेंट था, सारा मैनेजमेंट उन्होंने किया और 6 दिसंबर 2020 करीब 2 महीने पहले ही उसको पार्टी से निकाला है, एक सोची समझी साजिश के तहत, ताकि कल को इसको वहां भेजो और इससे ये उपद्रव करवाए और नाम किसानों पे आए और हम कहते कि हमने तो निकाल दिया था। ठीक है, चलिए प्रवीण अत्री जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। राजेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि दीप सिद्धू को जब एनआईए ने नोटिस भेजा था तो मेरे मित्र विधवा विलाप कर रहे थे, इसी डिबेट में इसी चैनल पे कर रहे थे कि साहब देखिए सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सुनिए अब बीच में ना देखिए, आप बीच में ना बोले। अब मैं ना पत्रकार भाई की एक बात का जवाब देना बहुत जरूरी समझता हूँ। पत्रकार भाई ये बात कह रहे थे कि जो रूट थे ना जो पुलिस ने दिए थे उस पर बैरियर लगे हुए थे। पत्रकार भाई एक समझे, पुलिस ने जो इजाजत दी थी वो 12 बजे से लेके 5 बजे तक की दी थी। किसान नेता लिखित में पुलिस को अपनी सहमति दे के आए थे रिटर्न में, और ये भी कह जो शर्तें थी उन शर्तों को माना था कि 12 बजे शुरू करेंगे, 5 बजे तक परेड चलेगी, लेकिन 9 बजे ही बैरियर तोड़ने शुरू कर दिए थे। नंबर 1। नंबर 2, जो शर्तें थी जिनके अंदर एक ट्रैक्टर पे 5 आदमी से ज्यादा नहीं होंगे, कोई हथियार लेके नहीं जाएगा, जो रूट दिया गया उसी पे चलेंगे, सारे वायदे तोड़े इन तथाकथित किसान नेताओं ने। और जब वायदे तोड़ के 9 बजे ये अराजकता करनी शुरू कर दी थी तो ये किसान नेता गायब थे, ये नजर भी नहीं आ रहे थे। तो थोड़ा सा मैं पत्रकार भाई से भी निवेदन करूंगा, आप पत्रकार है, तथ्यों को चेक तो कर लीजिए कि वो बैरियर क्यों लगे हुए थे, क्योंकि 12 बजे पुलिस ने बैरियर खोलने थे, यही आपस में तय हुआ था। 9 बजे किसने कहा था बैरियर तोड़ के घुसने के लिए? जब तय ये हो गया कि 12 से 5 चलेगी, 12 बजे आप एंट्री करेंगे, पुलिस आपको बैरियर खोल के देगी, आप एंटर करेंगे, तो आपने 9 बजे तोड़ने शुरू कर दिए। और यहाँ पत्रकार भाई कह रहे हैं कि उस रास्ते पर तो बैरियर लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, वायदा लिखित में करके आए थे कि हम उसी रूट पे चलेंगे, हम 12 बजे शुरू करेंगे। वायदा क्यों तोड़ा? वायदा खिलाफी की, धोखा किया। ठीक है, धोखा भी चर्चा तो कर लीजिए। राजेंद्र जादौन जी, अब यहां से आगे आंदोलन का रुख क्या दिख रहा है आपको एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? क्योंकि आज भी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, किसान संगठनों का रुख भी देख रहे हैं, असर तो पड़ा है। वक्ता कह रहे हैं कि वो उन्होंने बैरियर तोड़ने शुरू कर दिए और टाइम से पहले रवाना हो गए, तो टाइम से पहले अगर वो दूसरी रास्ते पे जा रहे थे तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? उस समय क्यों नहीं रोकना? पुलिस को रोकना चाहिए था ना। और जो शो पुलिस दिखा रही है लाल किले पर, वो वही दिखा देती कि ये टाइम की अवहेलना कर रहे हैं और रूट से डाइवर्ट हो रहे हैं जानबूझकर। तो ये तो पुलिस के पास था, ये तो पूरे देश को दिखा सकती थी पुलिस कि किसान नेता क्या कर रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखाया गया? उस समय दिखाना चाहिए था ना। और ये तो सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, खुफिया एजेंसियों से सूचना होनी चाहिए कि किसान नेता क्या अपनी रणनीति अपना रहे हैं। ये तो पुलिस के ऊपर, पुलिस के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो ये पुलिस की नाकामी है। मुझे हैरानी होती है, आप लिखित में वायदा कराते हो, आप किसान नेता हो, जिम्मेवारी लेके आते हो कि आप सब कंट्रोल रखोगे, आप अहिंसा नहीं होने दोगे, और रिटर्न में आप कह के आते हो, उसके बाद आप कहते हो पुलिस की गलती है। अरे पुलिस तो आपका विश्वास कर रही थी कि आपने लिखित के अंदर आश्वासन दिया है। और दूसरी बात, पुलिस रोक रही थी तभी उनके ऊपर तलवारें मारी इन्होंने, तभी ट्रैक्टर चढ़ाया पुलिस पे, तभी डंडे मारे पुलिस को, क्योंकि वो रोक रही थी। चलिए केदार सिरोही जी, जो हुआ है उसका असर तो पड़ा है ना आंदोलन पे, ये तो मानेंगे आप? देखिए, एक ये जो भ्रम पैदा किया था इन लोगों ने, जो आपको फैक्ट चेक करने की बात कर रहे हैं, मीडिया को फैक्ट चेक करने की बात कर रहे हैं, अगली डिबेट करो तो ये जो प्रवक्ता है भाजपा के, इनके घर जाके आप फैक्ट चेक कराइएगा। आज हम इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि इस देश में तानाशाही हो रही है। खुलेआम कैसे कह सकते हैं? मतलब आज जो चौथा स्तंभ है उस पर जो बात हो रही है उसका फैक्ट इसके घर चेक कराएंगे। आंदोलन पे कोई असर नहीं हुआ, पूरा देश का किसान संगठन तानाशाही जो आप लोग कर रहे थे, सरकार की बात नहीं सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुन रहे थे, ना आप सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं, ना आप सरकार की सुनते हैं, ना पार्लियामेंट की सुनते हैं, ना पुलिस की सुनते हैं, ना कानून व्यवस्था को मानते हैं, और हमें कहते हैं तानाशाही। सरकार तानाशाही कर रही है। कम से कम बोलने से पहले सोच तो लीजिए। दमखम के साथ में आंदोलन करेंगे। ये काले कानून कल भी थे हमारे लिए, आज भी है, कल भी है। ये डेड वारंट है, मतलब है। और नहीं, लेकिन केदार सिरोही जी, अगर किसान जत्थे जाने लगे वहां से और इस तरीके की स्थितियां बनने लग जाएं तो आंदोलन पर असर तो इसका पड़ ही रहा है। गलती क्या है किसी की भी हो, भले आप अपनी गलती स्वीकार करने को न तैयार हो या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष ना तैयार हो, लेकिन गलती जो जिस सिंड से भी हुई है, असर तो आंदोलन पे पड़ा है ना केदार सिरोही जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले दिन हमारे 100 ट्रैक्टर आए थे, उसके बाद में 1000 आए, हमारे अपने लोग हैं। ये 26 तारीख की परेड को बहुत बड़ा परेड किया था, इसलिए सब लोग
यहाँ तक का इंतजार कर रहे थे। 1-2 दिन जाएंगे, खेतों में पानी लगाना है, खाद देना है, बिजली का बिल भरना है, तमाम गांव के काम है वो करना है, भैंस के लिए खली का बोरा भी ले जाके देना है तो वो दूध नहीं देगी। 3-4 दिन में आप देखेंगे इससे बड़ी तादाद में कई राज्यों से 1, 2, 3 नहीं, पूरे देश से पहचान लिया है। जो आदमी ना पार्लियामेंट की सुने, ना सुप्रीम कोर्ट की सुने, ना पुलिस की सुने, ना कानून व्यवस्था। चलिए ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। बजरंग दास गर्ग जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें। बजरंग दास गर्ग जी, आयुष जी, यहाँ तक जो बार बार दंगे की बात हो रही है, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। जब बार बार एक मुद्दा उठ रहा है, इतने दिन हो गए, लगभग 63 दिन हो चुके हैं और लगभग 75 किसान इस आंदोलन में शहीद भी हो चुके हैं। मैं जब किसान नहीं चाहता, सरकार बार बार क्यों टकराव करना चाहती है? इनकी बातचीत करके समस्या का समाधान क्यों नहीं करती? जहाँ 3 कृषि कानून किसान पे लगा रहे हैं, किसान चाहता नहीं, फिर जबरन तो लगाएंगे। आरती नहीं चाहता, देश का आरती एक भी कह दे किसी कानून का हक में तो मैं जिम्मेदार बैठा हूँ, तो फिर क्यों ये जबरन इनको किसानों पर थोपना चाहती है, आरती पर थोपना चाहती है? ये आज तक सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई है। देखिए, इनकी नीयत ठीक होती, मैं स्पष्ट दावे के साथ कहता हूँ, इन्होंने कहा 1.5 साल के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं। 1.5 साल में कानून तो फिर लागू होगा ही नहीं। इतनी बात आप 1.5 साल ही पोस्टपोन कर रहे हो। सरकार को ये कहना चाहिए था, एक बार हम इसको रोक देते हैं, आपसे सलाह करके, आपसे बातचीत करके, जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक ये 3 कृषि काले कानून हम लागू नहीं करें। बात तो ये होनी चाहिए, आप ये रद्द ना करो, इसको स्टॉप करो। जब तक किसान और आड़ती आपका फैसला ना हो तब तक ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। 75 किसान मर गए। आज तक देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री ने 2 शब्द भी किसान के लिए नहीं बोले कि हमारे किसान मर गए। ये कहते हैं आतंकवादी थे। ये जो किसान है, देश की आजादी में लाखों किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। भारत वो देश ठीक है। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, अब इसी के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है, देखना यह है कि जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर क्या होता है। लेकिन एक बात भी बिल्कुल निश्चित है कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ है उसका असर इस आंदोलन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।